किस विलय के कारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि पानी का जो भारीपन होता है वह किस विलय के कारण होता है, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या पोटेशियम। तो देखिए पानी का जो भारीपन होता है यह होता है कैल्शियम के कारण, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी अंत तक जोड़ देखने का प्रयास कीजिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि निम्न में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दू का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है जल में, अल्कोहल में, किरोसिन में या पेट्रोल में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या किरोसिन तेल में जो है वो सोडियम को डुबो कर रखा जाता है, यानी कि जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताना है कि यूरिया का जो है वह रासायनिक नाम क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि यूरिया का जो है वह रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है NH2CO और NH2 यूरिया का सूत्र होता है, यह भी याद रखेगा। और इसका जो है रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या एनिलीन होता है, क्लोरोइथेन होता है, कार्बामाइड होता है या डी है कोई नहीं। तो देखिए यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वह कार्बामाइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है। क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन जो होता है यह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे हल्की गैस हो जाएगी, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ बताने कि सबसे हल्की गैस इनमें से कौन सा हो जाएगी। देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाइड्रोजन होती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हाइड्रोजन को प्रकृति का ईंधन भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि मरकरी को जो है वह किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है, चांदी, सीसा, लोहा या एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए लोहा यानी कि आयरन के पात्र में जो है वह रखा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि जो मरकरी होता है वह आयरन के साथ जो है अभिक्रिया करके अमोल्गन नहीं बना सकता है, इसलिए जो है वह मरकरी को जो है वह लोहा के पात्र में रखा जाता है, यानी कि आयरन के पात्र में रखा जा सकता है, यानी कि जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन जल से हल्का होता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन को देख सकते हैं कि निम्न में कौन सा जो है वह जल से हल्का होता है। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम जो होता है वह जल से भी हल्का होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम को किरोसिन तेल में रखा भी जाता है। और यहाँ पे प्रश्न के सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि सामान्य ट्यूबलाइट में जो है वह कौन सी गैस भरी रहती है, यानी कि कौन सी गैस होती है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी जो है उसमें शामिल रहता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। देखिए 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है
कि क्वार्ट्ज किससे बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि क्वार्ट्ज जो है वह किससे बनता है। तो देखिए 11वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सोडियम सिलिकेट से जो है वह बनता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी दोस्त नए जुड़े रहेंगे चैनल से और जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉपर को उसमें शामिल किया जाता है, यानी कि जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सोने का जो मात्रा रहता है उसमें 22 कैरेट सोना रहता है, उसके बाद जो है कॉपर रहता है, और 24 कैरेट शुद्ध सोना का जो है वह 24 कैरेट का होता है, यह भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट ना प्रश्न को कवर करते हैं, और यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है वह किसने किया था। लियोनार्डो दा विंसी, डेविस गेसन, जोसेफ ऑस्पिडीन और पोर्सी एल स्पेंसर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोसेफ ऑस्पिडीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताना है कि सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा। लिथियम हो जाएगा, ऑस्मियम, सिल्वर या आयरन। तो यहाँ बताना कि सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 14वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्मियम जो है वह सबसे भारी धातु के रूप में होते हैं, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो है पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बताना कि प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है। सोडियम के कारण होता है, या पोटेशियम, या लिथियम, या क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का वह होता है पोटेशियम के कारण संभव हो पाता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताना है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। कच्चा तेल, जीव भार, कार्बोहाइड्रेट्स या कोयला। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या होना चाहिए दोस्तों। तो यह होता है कच्चा तेल, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। यहाँ पे ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किस गैस का प्रयोग जो है सिगरेट लाइटर के रूप में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्यूटेन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 58वां प्रश्न है कि सिरका जो है किसका जलीय विलयन होता है। नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या एसिटिक एसिड का। तो यहाँ बताने कि सिरका जो है वह किसका जलीय विलयन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है एसिटिक एसिड का, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि प्रकाश वर्ष जो है वह किसका मात्रक होता है। और यहाँ पे बताना है 19वां प्रश्न को कि पनीर निम्न में किसका उदाहरण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि पनीर जो होता है वह निम्न में से किसका उदाहरण होता है। जेल का, इमल्सन का, फोम का, या सोल का। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 19 का वह हो जाता है जेल का। ठीक है, जेल जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर भी बता दिए होंगे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो जो भी दोस्त दूरी बताए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरी का जो है वह मात्रक प्रकाश वर्ष ही होता है। और एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष से बराबर। और वहीं अगर मीटर में कहेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर वह 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। याद रखेगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेल जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
और सिरका यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्यूटानोइक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या मेथेनोइक एसिड। तो देखिए सिरका का जो है रासायनिक नाम जो हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटिक एसिड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है दोस्तों कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, यानी कि जीवाणु का खोज जो है वह किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों कि बैक्टीरिया की खोज जो है वह किसके द्वारा किया गया था। और यहाँ पे बताना है कि पेट्रोल एक मिश्रण होता है एल्केन का, एल्कीन का, हाइड्रोकार्बन का, एल्काइन का। तो यहाँ पे 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि पेट्रोल एक मिश्रण होता है। देखिए 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह होता है हाइड्रोकार्बन का, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक एसिड से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो देखिए 22वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथिलीन के बहुलीकरण से जो है वह पॉलीथीन प्राप्त होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अब तक आप आंसर भी दे दिए होंगे दोस्तों कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो वे ल्यूएनहॉक के द्वारा जो है बैक्टीरिया की खोज की गई थी, यानी कि जीवाणु की जो खोज है वह ल्यूएनहॉक के द्वारा किया गया था दोस्तों। और जीवित कोशिका की जो खोज है वह ल्यूएनहॉक के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। वैसे बात करें कोशिका के बारे में तो कोशिका की खोज जो है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और जीवित कोशिका की खोज जो है वह ल्यूएनहॉक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पॉलीथीन जो प्राप्त होता है वह एथिलीन के बहुलीकरण से जो है वह प्राप्त होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कवर करते हैं। सेशन अगर यहाँ तक अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी जो है वीडियो को शेयर जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे 23वां प्रश्न को देखिए कि किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, कॉटन, रेयन, टेरिलिन या नायलॉन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किस संश्लेषित रेशा को जो है कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो 23वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रेयन। रेयन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है दोस्तों कि ध्वनि की जो गति होती है वह धीमी किस में होती है। ध्वनि की जो गति होती है वह निम्न में किस में कम होती है, क्या हवा में होती है, ठोस में होती है या निर्वात में होती है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जो ही आना चाहिए कि ध्वनि का जो गति होती है वह धीमी किस में होती है, हवा में, निर्वात में या ठोस में। और यहाँ पे बताना है कि नायलॉन है पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीएथिलीन। तो यहाँ बताने कि नायलॉन जो है वह क्या होता है। तो देखिए 24वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड होता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो ध्वनि की जो गति जो धीमी होती है वह हवा में कमी होती है, ठीक है। आपका आंसर जो ही आना चाहिए हवा। तो ध्वनि की जो गति धीमी होती है वह हवा में होती है और सबसे अधिक किस में होती है, तो वह ठोस में होती है, जो कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो होता है वह ठोस में होता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे बताएं कार्बन का क्रिस्टलीय रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो काजल, लकड़ी का कोयला। चलिए और ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यह प्रश्न आप सही से देख लीजिए कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है, और सी है एंथ्रासाइट और डी है यहाँ पे हीरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीरे के बारे में जानते ही हैं दोस्तों 2.42 होता है हीरा का, अपवर्तनांक होता है क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है हीरा का क्रांति कोण। और हीरा का sp3 प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बताना है कि कांच किसका मिश्रण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कांच जो है वह किसका मिश्रण होता है। देखिए 26वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बालू और सिलिकेट का जो है वह मिश्रण होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है
TNP, RDX, पिक्रिक एसिड या नाइट्रिक ग्लिसरीन। तो देखिए डायनामाइट की बात करें तो इसमें जो है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो इस सी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि किस अम्ल में जो है वह ऑक्सीजन नहीं होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि किस अम्ल में जो है वह ऑक्सीजन नहीं होता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ बताना है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है वह ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं। और H2SO4 ये होता है, इसमें ऑक्सीजन है, और इससे नाइट्रिक अम्ल में भी जो है वह ऑक्सीजन होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है वह ऑक्सीजन नहीं होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेंजीन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे 30वां प्रश्न है कि वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाले गैसों में क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन को आप सही से देख सकते हैं। तो देखिए 30वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ऑक्सीजन एसिटिलीन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में निम्न में से कौन सा जो तत्व है सबसे अधिक पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर भी बता दिए होंगे, क्या क्लोरीन, लिथियम, क्रोमियम या एल्यूमिनियम। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है वह बॉक्साइट होता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि सर्वदाता जो है रक्त समूह कौन सा होता है। सर्वदाता जो है रक्त समूह कौन सा होता है, O- होता है या O पॉजिटिव होता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जो ही आना चाहिए दोस्तों कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, O पॉजिटिव होता है या O- होता है या AB- होता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे बताना है कि अग्निशामक से निकलती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि अग्निशामक से निकलती है क्या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अग्निशामक से जो निकलती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सर्वदाता समूह आप बता ही दिए होंगे O-, जो भी दोस्तों O- बताए थे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। पेट्रोलियम जेली, सल्फ्यूरिक एसिड, स्पंज या सल्फर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का वह देता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फर का जो है उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट, बॉक्साइट, पाइराइट या एंथ्रेसाइट। तो यहाँ पे 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है
तो बॉक्साइट नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जो है हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि आवर्त सारणी में W जो है किस तत्व को दर्शाता है। टंगस्टन, बोएस्टाइट या बरिलियम और पारा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का वह होता है टंगस्टन। टंगस्टन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे 36वां प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है। 3%, 0.03%, 0.3% या 0.003%। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 36वां प्रश्न का वह 0.03% रहती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था रदरफोर्ड, डोबेर, रेनर, मेंडलीफ या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे भी अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण जो किया गया था वह डोबेरेनर के द्वारा जो है वह किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो वह कौन सा तत्व होता है। ठीक है, क्या परमाणु होता है, अणु या यौगिक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह सिर्फ परमाणु ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसी तत्व के गुणों को कौन सा जो है वह प्रदर्शित करता है। क्या परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु भार होते हैं या अणु भार या तुल्यांकी भार होता है। देखिए यह जो इसके गुणों को प्रदर्शित करता है वह उसके परमाणु क्रमांक ही जो है वह पूर्ण रूप से इसको प्रदर्शित करता है, इसके गुणों को। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता कौन सा हो जाएगा। दोस्तों अगर ऑक्सीकर्ता अगर सबसे पहले कहेगा तो हम लोग किसके साथ हम लोग जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या अगर ऑक्सीकरण अगर आता तो ये फ्लोरीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर अवकरण रहता अवकरण तो वहाँ पे हम लोग आयोडीन के साथ जाते दोस्तों। अवकरण रहता तो आयोडीन होता। अगर यहाँ पे प्रश्न में ऑक्सीकरण है तो फ्लोरीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग जो है हैलोजन तत्व के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो ब्रोमीन आप देख रहे होंगे आप सभी को मालूम होगा कि अधातु रहते हुए भी यह जो है कमरे के ताप पर जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है। यानी कि यहाँ पे जो सोना होता है आप लोग जब आभूषण बनवाने जब जाते होंगे तो वहाँ पे एक कटोरी टाइप इस प्रकार से आप देखते होंगे। तो उसमें जो है इस कटोरी में कौन सा जो है वह पदार्थ रहता है। तो क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, नाइट्रिक अम्ल रहता है, एक्वारेजिया रहता है या एसिटिक अम्ल रहता है। तो जो उस कटोरी में जो अम्ल रहता है तो उसमें देखिए जो जब सोना किस पदार्थ में घुल जाता है तो वह उसमें जो है वह रहता है एक्वारेजिया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर 20 से 25 मिनट अगर उस अम्ल में अगर रख दिया जाए अगर सोना को तो वह सीधा पिघल कर जो है द्रव अवस्था में जो है वह हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि सीने बार किसका अयस्क होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि सीने बार जो है वह किसका अयस्क होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का वह पारा का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पारा का एक खास बात होता है कि यह जो है धातु रहते हुए भी जो है कमरे के ताप पर जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 7वां प्रश्न क्या कह रहा है
कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। तो सोडियम होता है, गंधक होता है, मैग्नीशियम या स्ट्रांसियम होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्ट्रांसियम जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डी इसका जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होता है। यहाँ पे चांदी, मैंगनीज, तांबा और जास्ता यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का जो है प्रयुक्त होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे चांदी की एक खास बात होती है, या विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी होता है। विद्युत का जो है वह सबसे अच्छा जो चालक होता है वह चांदी ही होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सीरीज को दोस्तों अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो विज्ञान सेक्शन से आपसे जो है एक भी प्रश्नोत्तर छूटने वाले नहीं है दोस्तों। इसके अंदर से ही जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी निश्चिंत रहिए और यहीं से जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा हो जाएगा। अगर इसका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी कि पीडीएफ लेकर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी दोस्तों, ठीक है। तो आप पीडीएफ जरूर ही डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको 100 to 100% जो है आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न था कि नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक इनमें से कौन सा हो जाएगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NCl3 होता है, NCl3, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत हीटर में वह किस तार का जो है वह प्रयुक्त किया जाता है। हीटर में जो है वह किस तार का प्रयुक्त किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि विद्युत हीटर में किस तार का जो है वह प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ पे 10वां प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह परम आर्द्रता कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन में जो यहाँ पे जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था, यानी कि जो मानव के द्वारा जो निर्मित किया गया था रेशा वह इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11th का, वह हो जाएगा नाइलॉन। नाइलॉन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। आपको याद होगा कि सबसे पहले जो है वह यूरिया का जो है वह प्रयोगशाला में ज्ञात किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। यूरिया का जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में ज्ञात किया गया था। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का, वह वायुरेट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाले नोबल गैस इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13वां प्रश्न का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेडॉन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 14वां प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। तो ये स्ट्रासमस द्वारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो कि नाभिकीय विखंडन किस में होता है, तो परमाणु जो बम होता है, परमाणु बम, वह नाभिकीय विखंडन पर जो है वह कार्य करता है। और सूर्य का जो प्रकाश है वह नाभिकीय संलयन पर जो है वह कार्य करता है, यानी कि हाइड्रोजन बम जो है वह भी नाभिकीय संलयन पर ही कार्य करता है। और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और यहाँ पे 15वां प्रश्न है कि जास्ता जो है निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। यहाँ पे उपस्थित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। कांसा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है कि पीतल का मिश्र धातु कौन कौन सा होता है, तो एक आपको याद होगा कि पिताजी। पिताजी अगर याद होगा तो आप सभी को पीतल का जो है मिश्र धातु आराम से जो है वह याद हो जाएगा। पी से पीतल, त से तांबा और ज से जास्ता, यानी कि पीतल का जो मिश्र धातु हो जाएगा वह तांबा और जास्ता हो जाएगा, याद रखिएगा। तो पी से पीतल, त से तांबा और ज से जास्ता, यानी कि पीतल का जो मिश्र धातु हो जाएगा वह तांबा और जास्ता ही होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न 16वां प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन ईंधन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन ईंधन इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 16वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, और इसे जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 17वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि त्वरित चालक निर्मित होते हैं तांबा से, एल्यूमिनियम से, लोहा से या इस्पात से। तो यहाँ पे बताना है कि त्वरित चालक जो है वह निर्मित होते हैं। देखिए 17वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह तांबा से होते हैं, याद रखेगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों लोहा का मुख्य यस्क भी पूछ लिया जाता है कि लोहा का जो है मुख्य यस्क कौन सा होता है। तो जब भी दोस्तों अगर मुख्य यस्क कहेगा तो वह हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट जो है वह लोहा का मुख्य यस्क होता है। और एल्यूमिनियम का कौन सा होता है, तो वह बॉक्साइट होता है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। अब वैसे बात करें प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि निर्वात में होती है, याद रखेगा। तो यहाँ पे बताना है कि प्रकाश की गति न्यूनतम यानी कि सबसे कम यहाँ पे किस माध्यम से जब गुजरेगी तो होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18वां प्रश्न का राइट आंसर अब तक आप दे दिए होंगे कि कांच जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि कांच यानी कि ग्लास जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी को अच्छी लगी होंगी। दोस्तों अगर लग रही होंगी तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस अगर नए जुड़े हों तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न के रेडियम प्राप्त होता है तो गैलेना से, हेमेटाइट से, पिच ब्लेंड से या बॉक्साइट से। दोस्तों यहाँ पे रेडियम का बात किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिच ब्लेंड से जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट जो तो ये तो लोहा हो जाएगा, और बॉक्साइट जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियम का बात किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि हेनरी जो है वह किसका इकाई होता है, यानी कि हेनरी जो है वह किसका मात्रक होता है। विद्युत धारिता, चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिरोध या प्रेरकत्व। जब भी दोस्तों हेनरी का बात किया जाता तो इसे बड़े एच से सूचित करते हैं। और हेनरी जो मात्रक होता है तो वह स्व प्रेरकत्व या अनन्य प्रेरण का जो है वह मात्रक होता है, यानी कि प्रेरकत्व जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और धारिता की बात करें तो धारिता का जो मात्रक हो जाएगा वह फैराड होता है, याद रखेगा। फैराडे जो है वह इसका मात्रक होता है, जो कि इसे हम लोग बड़े एफ से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे उल्टा लोटा से हम लोग सूचित करते हैं। आपको याद रहेगा प्रतिरोध का मात्रक जो है वह ओम होता है। और जो दोस्तों आपसे एक सवाल है कि धारा का जो है वह मात्रा क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि धारा का जो है वह मात्रा क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो जरूर ही लाइक कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। थोड़ा सा यहाँ पे जूल के बारे में बताना चाहते हैं कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक वह इसे जूल में मापते हैं, यानी कि साधारण में इसे जूल में मापते हैं। दोस्तों याद रखिएगा जूल इसका मात्रक होता है। और ऊर्जा का जो अगर व्यावसायिक मात्रक अगर कहेगा, व्यावसायिक मात्रक कहे या सबसे बड़ा अगर मात्रक कहे ऊर्जा का तो वह किलोवाट घंटा होता है। आप सभी को जरूर ही मालूम होगा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वह किलोवाट घंटा इसका मात्रक होता है। और ऊर्जा का साधारण अगर मात्रा अगर कहे दोस्तों, यानी कि
इसका मात्रक का है तो वो जूल में मापा जाता है, याद रखेगा। तो इसका जो अभी तो इसका आंसर अभी नहीं हम लोग जाने हैं कि यहाँ पे बताना है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का क्या होगा दोस्तों, ये 0.24 के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि पानी का अणु भार होता है तो 16 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 18 AMU, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पानी का जब ही दोस्तों अगर अणु भार का अगर बात किया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होता है, यहाँ पे MKS पद्धति में कहा गया है, ठीक है। तो डाइन होता है, न्यूटन होता है, फ्लक्स होता है या पाउंड होता है। तो यहाँ पे MKS पद्धति में बल का इकाई क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 23 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यहाँ पे न्यूटन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर CGS पद्धति में अगर कहा था CGS तो वह डाइन होता है, याद रखिएगा दोस्तों। बल का जो मात्रक इकाई हो जाता है CGS पद्धति में तो वह डाइन ही होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि शरीर में जो है वह ऊतकों का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम से होता है, वसा से होता है, प्रोटीन से होता है या विटामिन से होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटीन से जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 25वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके हैं। कांच एक प्रकार का क्या है, अतिशीतित द्रव है, पॉलीमर है, क्रिस्टल है या धातु है। जब हम लोग 12th क्लास में थे तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता था कि कांच को और किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों, कांच को जो है अतिशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वह ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कांच को जो है अतिशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 26वां प्रश्न है कि इंटीग्रेट सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की, निकिल की, कॉपर की या आयरन की। तो इंटीग्रेट सर्किट चिप पर जो है किसकी परत होती है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वह हो जाएगा सिलिकॉन की होती है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपको PDF ये मिल जाएगा दोस्तों आंसर की के साथ, जहाँ से आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी दोस्तों। टेलीग्राम का जो लिंक है वह इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि चुंबकीय डिस्क पर जो है वह किस पदार्थ की जो है वह परत होती है। तो 27वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आयरन ऑक्साइड की ही होती है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, ये सभी को मालूम होगा कि पीयूष ग्रंथि जो स्थित रहता है वह सभी को मालूम होगा कि वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिर में जो है वह उपस्थित रहता है, जो कि मान लीजिए ये हमारा सिर है तो वह पीछे जो है वह पीयूष ग्रंथि जो है वह उपस्थित रहता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इसे पीयूष ग्रंथि के जो है वह मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 29वां प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से होता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग 5 से 6 हम लोग जानेंगे दोस्तों विटामिन की कमी से, दोस्तों याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे विटामिन ई की बात करें तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नपुंसकता होता है, यानी कि नहीं होता है कि बांझपन, इसे नपुंसकता यानी कि बांझपन इसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिए दोस्तों बांझपन। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बेरी किसके कमी से होता है, तो विटामिन बी के कमी से होता है बेरी दोस्तों, याद रखेगा। और रतौंधी किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। और रिकेट्स किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कमी से जो है वह जो है रिकेट्स होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि रक्त का थाका होना वह किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से, याद रखेगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B12 में जो है वह कौन सा धातु जो है वह पाया जाता है, याद रखेगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स से आप जरूर ही बताने का प्रयास कीजिएगा कि विटामिन B12 में जो है वह कौन सा जो है वह धातु पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से जो होता है वह नपुंसकता होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नपुंसकता का है या बांझपन का है, दोनों सेम ही होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रति सेकेंड एक रेडियम कितने RPM के बराबर होता है। तो यहाँ पे 30 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि प्रति सेकेंड एक रेडियम कितने RPM के बराबर होता है। तो यहाँ पे 30 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.549 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है यहाँ तक जो सेशन है आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और लग रही होंगी अच्छी तो जरूर ही लाइक एक कीजिएगा, लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, है ना दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि FIR में आई अक्षर का घोतक क्या होता है, यानी कि आई अक्षर का जो है वह अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आई अक्षर का जो अर्थ होता है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वह इंफॉर्मेशन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो सभी को मालूम होगा कि भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर का जो है नाम वह किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा ऑप्शरा, जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि श्यानता की SI यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे श्यानता का जो है SI इकाई यहाँ पे पूछा गया है। तो सभी को मालूम होगा कि पॉइज में इसका मात्रक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पास्कल किसका होता है, तो दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल में मापा जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन जो है अचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पे अचुंबकीय पदार्थ है पूछा गया है, तो ये पीतल के साथ हम लोग जाएंगे, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पे कहा था कि लोहा, इसमें से कौन सा जो है पदार्थ है वह लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो लोहा निकेल कोबाल्ट होता है, याद रखेगा दोस्तों। यानी कि लोहा यानी कि Fe, Na और CO, लोहा निकेल कोबाल्ट जो है वह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, याद रखें, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीतल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे विकास का प्रारंभिक बल इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि विकास का प्रारंभिक बल इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए 35 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आप सभी जो है ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक वर्ण जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आज हम पूछे हैं वो सभी क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही देने का प्रयास कीजिएगा। तो अभी पूछा गया है कि आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो कण है परमाणु में नहीं होता है। देखिए परमाणु के, तो यहाँ पे परमाणु में कौन सा जो है वह नहीं होता है। तो परमाणु में मान लीजिए परमाणु है और नाभिक में ये हम बताना चाहते हैं, ठीक है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन न्यूट्रिनो कहाँ होता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और परमाणु के जो नाभिक होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही शामिल होते हैं, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है इस पर चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है, आवेश वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं होता है, और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। और डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 37 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा और फैराडे का नियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में C कौन क्या दर्शाता है। यहाँ पे C, यहाँ पे बताना है कि C जो है वह इनमें से क्या दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वेग। इसमें प्रकाश का जो वेग होता है यानी कि चाल, यहाँ पे हम लोग जब न्यूमेरिकल सवाल बनाते थे तो उसमें इसमें प्रकाश की जो चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और एम जो है वह मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 39 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाथ फाइंडर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और मंगल ग्रह का मात्र 2 ही उपग्रह है, फबोस और डिबोस होता है, याद रखिएगा दोस्तों। मंगल ग्रह के 2 मात्र उपग्रह ही होता है, याद रखिएगा, फबोस और डिबोस, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। तो यहाँ पे 40वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 16 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। तो यहाँ पे 41वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। तो यहाँ पे 41वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.2642 गैलन ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 को मीटर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फर्मी बराबर होता है, इससे रिलेटेड हम लोग 5 से 6 प्रश्नोत्तर इसी क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए 1 फर्मी जो बराबर होता है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 1 फर्मी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वहीं अगर कहता कि 1 फर्मी जो है वह कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 फर्मी जो है वह होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 फर्मी। और वहीं अगर कहा जाता है कि फर्मी जो है यह किसका मात्रक होता है, तो यह एक प्रकार का लंबाई का मात्रक होता है। लंबाई का जो यहाँ पे फर्मी जो है मात्रक होता है वह किस में होता है, तो ये परमाणु होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसमें फर्मी का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि फर्मी जो है इसके बीच की दूरी की लंबाई को जो है वह मापता है, इसमें फर्मी का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। अगर कहता कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वह कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 10⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन जो है हम लोग जान चुके हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो अपना डाउट जरूर ही क्लियर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में, जल में, हीलियम में या निर्वात में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, यानी कि किसी वस्तु का अधिकतम जो भार होगा वह निर्वात में ही होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक में क्या वृद्धि होती है। ताप और इसके विपरीत होता है। तो देखिए जब भी दोस्तों यहाँ पे वृद्धि कहेगा, ताप में अगर वृद्धि होगा तो इसकी प्रत्यास्थता जो गुणांक होती है वह डिक्रीज करने लगती है, यानी कि घटने लगती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटता है। और वहीं अगर यहाँ पे वृद्धि ना देकर यहाँ पे घटना अगर लिखा रहता तो वहाँ पे जो प्रत्यास्थता गुणांक जो रहता वह बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है वह घटने लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि लड़का पैदा होगा जब
एक्स वाई गुणसूत्र हो, एक्स एक्स गुणसूत्र हो, वाई वाई गुणसूत्र हो या डबल एक्स डबल वाई गुणसूत्र हो। तो यहाँ पे इसी प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं अगर लड़की यहाँ पे रहता तो एक्स एक्स गुणसूत्र के कारण जो है वह लड़की पैदा होती है और एक्स वाई के गुणसूत्र के कारण जो है वह लड़का पैदा होता है। ये सभी हम लोग बहुत ही आसानी से जान चुके हैं दोस्तों। अगर वहीं अगर कहता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताने का प्रयास कीजिएगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि लार जो है वह किसके पाचन में जो है वह सहायक होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टार जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है, इससे रिलेटेड भी हम लोग बहुत ही आसानी से 3 से 4 प्रश्नोत्तर जानेंगे दोस्तों कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे बताना है कि दूध में जो है वह कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ गया होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है। नहीं तो विटामिन ए से लेकर ये सभी जो ये ऑप्शन में है ये सभी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वसा में कौन सा विटामिन जो है वह घुलनशील है और पानी में कौन सा जो विटामिन है वह भी घुलनशील है। तो देखिए भैंस गई पानी में, यानी कि बी और सी जो है वह पानी में घुलनशील है। नहीं तो इसके अलावा कोई भी विटामिन हो, विटामिन ए हो, डी हो, के हो या ई हो, ये सभी जो है वह वसा में घुलनशील होता है। तो भैंस गई पानी में, यानी कि बी और सी जो है वह पानी में घुलनशील है। नहीं तो इसके अलावा जितने भी विटामिन है तो वह सभी जो है वह वसा में घुलनशील होता है। तो हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। और डी के कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के कमी से होता है रक्त का थाका ना होना होता है। और विटामिन ई के कमी से बांझपन या नपुंसकता होता है। हम लोग आसानी से जान चुके थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न की सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। अगर सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ अगर वृत्ताकार रूप से अगर मान लीजिए लट्टू ही है और वह वृत्ताकार रूप से अगर नाच रही है तो उसके कार्य तो वह वहीं पर न रहेगी, तो यानी कि शून्य हो जाती है उसके कार्य, यानी कि ना उसको जो है वह बाहर जाता है ना ही वह कोई चीज़ कार्य करता है, ठीक है। तो वह उसी बिंदु पर जो है वह नाचता है, ठीक है। यानी कि उसका कार्य जो है वह शून्य हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 मेगावाट बराबर होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि वाट जो है वह किसका मात्रक होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये इस प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों कि वाट जो है वह किसका मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दीजिए कि 1 मेगावाट बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 के पावर जो है वह 6 वाट के बराबर होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वाट जो है किसका मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है, ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का जो है व्यावसायिक मात्रक होता है। और ऊर्जा को जो है वह जूल में भी मापते हैं, याद रखेगा। तो 1 किलोवाट जो बराबर होता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 3.6 गुने 10 के पावर
6 जूल के जो है वह बराबर होता है 1 किलोवाट। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 11वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि किसने जो है और कब लिफ्ट की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th का हो जाएगा ऑस्टिस जो है 1852 ईस्वी में लिफ्ट की आविष्कार किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टिस 1852 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 12वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। कोणीय संवेग होता है, कक्षीय वेग होता है, पलायन वेग होता है या गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल न होने का कारण, इसका मुख्य कारण क्या है। तो 12वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उसका पलायन वेग ही जो है इसका मुख्य कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का, वह न्यूटन प्रति मीटर होता है। यानी कि न्यूटन प्रति मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन किसका मात्रक होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि न्यूटन जो है वह किसका मात्रक होता है। ठीक है, जितने भी सवाल आज पूछेंगे वो सभी कमेंट बॉक्स में जरूर ही जो है आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान हो इनमें से कौन सा हो जाएगा आंसर। यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, देखिए यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान का है, अगर त्रिज्या का है तो 64 सा जो है देखिए अगर पृथ्वी के त्रिज्या अगर कहेगा तो लगभग 64 किलोमीटर जो है इसका त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान पूछा गया है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रा क्या होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि परमाणु भार का जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रा क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह होता है C12 होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कुहासा होता है, समांग मिश्रण होता है, विषमांग मिश्रण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख चुके हैं कि कुहासा जो होता है या विषमांग मिश्रण होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे 17वां प्रश्न है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु के भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो यहाँ पे बताना कि किसी परमाणु का जो है वह गुण निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 17वां प्रश्न का राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर जो है इसका निर्भर करता है इसका गुण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है ये कैथोड किरणें बनी होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, देखिए एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो देखिए यहाँ पे अगर कैथोड की बात किया जाए तो वह बनी होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैथोड जो होता है वह ऋणात्मक होता है यानी कि निगेटिव होता है, और वहीं एनोड जो होता है वह पॉजिटिव होता है। तो हम लोग जो है एनोड पर प्रोटॉन हम लोग आसानी से कह सकते हैं प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वह कैथोड पर कर सकते हैं, जो कि कैथोड जो होता है वह निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम लोग जो है सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कवर करेंगे, यानी कि हम लोग जब निचोड़ देख ही रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस को आसानी से कवर करेंगे ताकि आपको A to Z जो है वह क्वेश्चंस का आंसर मालूम हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताना कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइजेनबर्ग जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आइंस्टीन के द्वारा किया गया था E बराबर MC²। ठीक है, E बराबर MC²।
जहाँ सी जो है प्रकाश का वेग था, एम एम जो था वह मास था यानी कि द्रव्यमान था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, क्या क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन, आयोडीन या ऑक्सीजन होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, फ्लोरीन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत इनमें से कौन सा हो जाएगा। वैसे बात करें सोना के बारे में, तो सोना जो होता है वह शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। लेकिन जब आभूषण बनाया जाता है आभूषण, तो वह 22 कैरेट जो है उसमें सोना का उपयोग किया जाता है। क्योंकि 24 कैरेट अगर शुद्ध सोना दिया जाए किसी को बनाने के लिए आभूषण, तो वह द्रव अवस्था में 24 कैरेट जो है वह सोना पाया जाता है, याद रखेगा। लेकिन आभूषण जो बनाया जाता है वह 22 कैरेट सोना का ही बनाया जाता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे बताना है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितने होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75% जो है उसमें सोना का प्रतिशत होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि फास्फोरस का जो है वह अणु सूत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो फास्फोरस का अणु सूत्र जो हो जाएगा वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। P4 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि माचिस की जो डिबिया होती है, माचिस की जो डिब्बी होती है, उस पर कौन सा फास्फोरस लगाया जाता है। माचिस के डिब्बी पर कौन सा फास्फोरस जो है वह लगाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए। आप अगर आंसर नहीं दे पाते तो हम आपके बीच जो है वह आंसर कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि फास्फोरस का जो है वह अणु सूत्र हम लोग P4 जानते ही हैं। और माचिस के डिबिया पर जो है वह कौन सा फास्फोरस लगाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे बताना है कि सोना का जो है लैटिन नाम क्या होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि सोना का जो है वह लैटिन नाम क्या होता है। देखिए 23 नंबर प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओरम जो है इस प्रश्न का नहीं होता है। सोना का हम लोग एउस लिखते हैं कि ओरम जो है इसका लैटिन नाम होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सोना का जो है रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो हम लोग आसानी से अभी ही देखे थे, ओरम को हम लोग एयू लिखते हैं, तो हम लोग आसानी से ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सोना की बात करें तो ये तो खुद ही सोना ही होता है। ये जो है प्रकृति में जो है वह मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला इकलौता तत्व होता है। ठीक है, जिसका जो है संक्षारण कभी नहीं हो पाता है, जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका संक्षारण जो है वह नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो है आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि सोना जो है इसका रासायनिक प्रतीक एयू जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुद्ध जल का जल होता है, तो यहाँ पे अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, दोनों होता है या उदासीन होता है। तो शुद्ध जल की बात करें इसका पीएच वैल्यू जो होता है वह 7 होता है। और 7 हम लोग किसको जानते हैं, न तो ये क्षार होता है और न ही यह जो है अम्ल होता है, यह एक प्रकार के उदासीन विलयन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वहीं अगर कहेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितने होते हैं, तो वह 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, हम लोग आसानी से कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर ही मालूम होना चाहिए कि एक क्वेश्चन जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि रक्त का जो है और पीएच वैल्यू कितनी होती है। रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे 26वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि रासायनिक पदार्थों का जो है सम्राट यानी कि राजा किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे अम्लों का भी राजा कहा जाता है और रासायनिक पदार्थों का भी राजा कहा जाता है। ठीक है, इनके सम्राट कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो है H2SO4 जो है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो हम लोग आसानी से अभी ही कवर किए थे पीएच वैल्यू को। देखिए क्षारीय विलयन जब भी कहे तो वह 7 से अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अम्ल का जो है 7 से कम होता है
और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके जो है आप कभी भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सभी चीज़ें आसानी वे से याद होती रहती है, ठीक है, और आप जब परीक्षा देने जाएंगे उस समय आपको ए टू जेड जो है मालूम होंगे, ठीक है प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वह टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर आप कभी भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि सिरके में पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि यहाँ पे सी में दिया गया है फॉर्मिक एसिड, यानी कि चींटी के डंक में जो है वह फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न की एटीपी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म, और इसका जो है निर्माण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सूटेबल है, नहीं कि सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए 29वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ए है ऑर्गेस्टोप्लाज्म और क्रेमेटिड, और मान लीजिए सी है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे सी है सेंट्रोसोम। तो कोशिका विभाजन की क्रिया प्रारंभ होती है, सेंट्रोसोम सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कोशिका विभाजन की जो क्रिया आरंभ होती है तो वह सेंट्रोसोम से होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेंट्रोसोम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन जो होती है वह सेंट्रोसोम से आरंभ होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे 31वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि यूरेसिल किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि यूरेसिल किसमें पाया जाता है। देखिए ये बता देंगे तो आपको ए टू जेड मालूम रहेगा। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो देखिए डीएनए में पाया जाता है, मान लीजिए इसमें साइटोसिन होता है और आरएनए में भी साइटोसिन होता है, और डीएनए में एडिनिन भी होता है और इसमें भी जो है एडिनिन होता है। डीएनए में गुआनिन भी होता है, इसमें जो है वह ये भी गुआनिन होता है। लेकिन कहाँ अंतर आ जाता है, तो डीएनए में थाइमिन होता है, तो वहीं जो है आरएनए में यूरेसिल होता है। तो हम लोग से प्रश्न में क्या कहा गया है कि यूरेसिल किसमें पाया जाता है, तो हम लोग आसानी वे से कह सकते हैं दोस्तों कि आरएनए में जो है वह यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ अंतर आ जाता है, तो थाइमिन जो है वह डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। नहीं तो ये तीनों जो है साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन जो है वह दोनों में समान ही रहता है, याद रखेगा। तो समान के लिए एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन जो है वह समान रहता है, लेकिन अंतर कहाँ होता है, थाइमिन और यूरेसिल में। तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और थाइमिन जो है वह डीएनए में पाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए अगर जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लाइक तो जरूर ही कर लीजिएगा अगर सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि एंजाइम किसमें नहीं होते हैं। तो यहाँ पे नहीं का बात किया गया है कि एंजाइम जो है वह किसमें नहीं होता है। तो 32वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायरस जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि कवक और शैवाल से के मिश्रण से किसका निर्माण होता है। तो कवक और शैवाल के मिश्रण से जो है वह लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन का निर्माण होता है और लाइकेन जो होता है वह वायु प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वायु प्रदूषक होता है। ठीक है, लाइकेन जो है वायु प्रदूषक होता है और कवक और शैवाल के मिश्रण से जो है वह लाइकेन का निर्माण होता है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि TMV शब्द का संबंध है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि TMV शब्द का संबंध होता क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि वायरस, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है, हम लोग बहुत पहले ही कवर किए थे कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, जब भी दोस्तों संख्या की बात किया जाए तो जल्दी जल्दी में ये 23 नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, संख्या जब भी दोस्तों कहे तो वह 46 होती है। और वहीं अगर जोड़ा कहा जाए, जोड़ा, तो जोड़ा में जो है वह होती है 23 जोड़ा, यानी कि 23 जोड़ा यानी कि 40 जोड़ा यानी कि 2 होता है। तो 23 दूनी 46 होती है, यानी कि संख्या कहे तो 46 होती है और जोड़ा कहे तो वह 23 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 46 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वायरस की खोज किसने की थी। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि वायरस की जो खोज है वह किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा दोस्तों 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या आना चाहिए। देखिए सी जो है इस प्रश्न का राइट, वानोवस्की जो है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। DI वानोवस्की जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि चाय के लाल कीट का कारण क्या होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि चाय के लाल कीट का कारण क्या होता है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, तो 36वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरा शैवाल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरा शैवाल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका राइट आंसर आ गया होगा कि विद्युत बल्ब में भरा जाता है। देखिए भरा तो नाइट्रोजन भी जाता है और आर्गन भी भरा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आर्गन तो है ही नहीं कहीं, तो हम लोग नाइट्रोजन के साथ जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है, यानी किस तत्व का बना होता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों कि बल्ब का जो है फिलामेंट वह किस तत्व का बना होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स से जरूर ही इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है, हम लोग विज्ञान का निचोड़ देख रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग A to Z कवर करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है। ये प्रश्नोत्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि वनस्पति घी जो है निम्न में से किससे बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 38 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है। तो 39वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है। तो अल्ट्रावायलेट रे होता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न के सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस जो है वह प्रयोग की जाती है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि सोडा वाटर बनाने के लिए निम्न में से किस गैस की प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 40 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है वह लाया जाता है, किसका उपयोग में लाया जाता है। तो इथेन, मीथेन, इथीन या एसिटिलीन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए 41वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है और इसे पंख गैस के नाम से भी जाना जाता है। और धान के खेत से जो गैसें निकलती है वह मीथेन गैस ही निकलती है। जरूर ही आपको मालूम होगा, तो आपको जरूर ही आप इसका आंसर बता दिए होंगे कि धान के खेत से जो गैस निकलती है वह मीथेन गैस ही निकलती है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा हो जाएगा। क्या हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, गंधक होता है या ऑक्सीजन होता है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि हाइड्रोजन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। देखिए एवोगाड्रो संख्या जो बराबर होती है तो वह 6.023 गुने 10 के पावर 23 के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। यहाँ पे बताने की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, हम लोग सभी जानते ही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो खगोलीय दूरी जो होती है यानी कि खगोलीय पिंड के बीच की जो दूरी होती है उसमें प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। जैसे दो तारों के बीच की जो दूरी होती है उसको मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो हम बताना चाहते हैं दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में रहे तो 10 के पावर 12 किलोमीटर, अगर मीटर में कहे तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। तो हम लोग आसानी में से जान चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारसेक। और यहाँ पे देखिए प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए मीटर में रहेगा तो 10 के पावर 15 मीटर रहेगा और किलोमीटर में रहेगा तो 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ है, तो 9.46 10 के पावर 15 मीटर इस यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1 लीटर जो है वह कितना गैलन के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.2642 होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रश्न उत्तर देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मतलब पिछले सेट में किए थे कि एक फर्मी में कितना मीटर, उस समय जो है एंगस्ट्रम में मान बताया गया था। ठीक है, तो हम मीटर में भी उसको हम अच्छे समझा कर बताए थे। तो इसका आंसर अब तक आप दे दिए होंगे कि एक फर्मी में कितने मीटर होता है। तो वैसे बात करें मीटर में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कहता कि एक फर्मी में कितने एंगस्ट्रम होता है तो 10 के पावर -5 एंगस्ट्रम होता है, याद रखेगा एक फर्मी में, याद रखेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे इस 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि लॉगरिथम के जो है आविष्कारक कौन से हो जाएंगे। देखिए इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा जॉन नेपियर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे बताना है कि 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 7th का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्स प्लांक जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बल्ब के आविष्कारक एडिसन जी है। और न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, याद रखेगा। कूलम जो होता है वह आवेश का मात्रक होता है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता
मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये भी प्रश्नोत्तर हम लोग बहुत ही आसानी से कवर करेंगे। तो देखिए हाइग्रोमीटर जो होता है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, तो हम लोग आसानी वे से अभी ही कवर किए थे कि 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम, तो हम लोग आसानी से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। देखिए 10वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कक्षा की त्रिज्या पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दही में जो है वह कौन सा जीवाणु जो है पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि नहीं होता है कि दूध से दही बदलने में किस जीवाणु का महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो वहीं आपको बताना कि दही में जो है वह कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो ए है ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि घड़ी में चाबी देना उदाहरण होता है, गतिज ऊर्जा का होता है, दाब ऊर्जा का होता है, स्थितिज ऊर्जा का होता है या डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए घड़ी में चाबी देने का जो उदाहरण हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो है वह उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्तों नए जुड़े रहेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है, तो लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। जितने लोग देख रहे हैं जरूर ही लाइक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% अगर बढ़ा दिए जाए तो गतिज ऊर्जा का मान में क्या परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संवेग का मान 50% बढ़ाने का बात किया गया है, तो जब भी दोस्तों गतिज ऊर्जा अगर कहे तो अब 125% जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है वह उत्पन्न हो सकती है। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह सभी माध्यमों में जो है वह उत्पन्न होने की क्षमता रखती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न देख लीजिए उसके बाद हम लोग ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख ही चुके हैं कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, पानी में, हवा में, लोहा पर या पारा पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा में जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका पीडीएफ आप जो है फ्री में डाउनलोड करके जो है आप अपना कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप जो है कहीं भी डाउनलोड करके पीडीएफ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ही ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न की पनडुब्बी आधारित है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पनडुब्बी जो है वह आधारित होता है। तो देखिए 16वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है वह आधारित होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि इसमें क्या होता है कि समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी के पानी से
वह अधिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी वे से ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो 18 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 शटर से जो है वह कम होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेचक के टीके का जो है आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे एक बताना कि चेचक का जो है वह टीके का आविष्कारक कौन है। तो कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि चेचक के टीके का जो है आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सूटेबल है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से जो है क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं कि तरंग की लंबाई का मान जो है वह आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए 19 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगे है। देखिए ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुंबकीय होती है या कोई नहीं। तो जब भी दोस्तों ध्वनि तरंगे की बात किया जाए यह एक प्रकार की अनुदैर्घ्य होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 21वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है, यानी कि आधी हो जाती है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं अगर संबंध की बात किया जाता तो ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर r/2 होता है। अगर r का मान है, अगर त्रिज्या का मान ज्ञात करना होता तो यह तिरछा तिरछी गुना कर देते, यानी कि r बराबर हो जाता है 2f। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न उत्तर देखते हैं आपका आंसर आ जाना चाहिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर लें तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु से छोटा होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है और गाड़ियों के साइड मिरर यानी गाड़ियों के पक्ष दर्पण में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और समतल दर्पण में वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हजामती दर्पण में जो है वह किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि हजामती दर्पण में जो है वह किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और एक दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ियों के हेडलाइट अगर कहे तो अवतल दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है। देखिए हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और गाड़ियों के साइड मिरर यानी कि पक्ष दर्पण में जो है वह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर बता दिए होंगे कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो भी दोस्तों अवतल दर्पण बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा वीडियो को। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न की प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश तरंग जो उदाहरण होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदृश्यक लेंस का अगर बात किया जाए तो इसमें जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि E = mc²
को प्रतिपादित किया था। तो ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ गया होगा कि ई बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। तो आइंस्टीन जो भी दोस्तों बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेनियम में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, ठीक है, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक या ए और बी दोनों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए एवं बी दोनों होना चाहिए, ठीक है, उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए और निम्न गलनांक भी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी। देखिए यहाँ पे आवृत्ति का बात किया जाता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि आवृत्ति का जो है और मात्रा क्या होता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही बताना चाहिए, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति जो है अधिकतम होती है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इनकी गामा किरण है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और गामा किरण की एक महत्वपूर्ण बात ये भी होता है कि सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वह गामा किरण की ही होती है। देखिए 20 मीटर प्लेट को भी जो है यह अच्छा आसानी से जो है वह भेद सकती है, यानी कि छिद्र कर सकती है गामा किरण की, यही खास बात होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है आवृत्ति का मात्रक भी बता दिए होंगे। जो भी दोस्त हर्ट्ज बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह हर्ट्ज में मापा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है, क्या दिष्ट धारा में होता है, प्रत्यावर्ती धारा में होती है, या दोनों प्रकार की धाराओं में होते हैं, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी आसानी में से सभी ऑप्शन को देख चुके हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होंगी, लग रही होंगी। तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। जो भी दोस्त लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को जरूर ही लाइक कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसका जो PDF है, तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके कभी भी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ही ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि ट्रांसफार्मर की सिद्धांत पर जो है वह आधारित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 30वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबकीय प्रेरण पर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बताएं कि घरेलू जो प्रकाश से जब हमारे घरों में लाइन की जो व्यवस्था है वह किस क्रम में होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समांतर क्रम में उससे जोड़ना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ऊष्मा जो है किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से जो है वह स्थानांतरित होती है। तो 32वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी किरण जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि न्यूनतम संभवतः ताप होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि न्यूनतम जो है वह संभवतः ताप होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि माइनस जो है 273 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। तो यहाँ पे 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का
वह जगह ऑप्शन नंबर यानी कि कम होती। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बता दीजिए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा जो भाग है वह दिखाई देता है। तो 35वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रीट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश को गुजरा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश से को गुजरा जाए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि किसका जो अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे अधिक होता है। जब भी दोस्तों अपवर्तनांक की बात किया जाए तो यह बैगनी का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है तो वह लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे कम होता है, इसलिए जो है इसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो तरंग दैर्ध्य जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। जब भी दोस्तों तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा की बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरक्त जो किरणें होती है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। और गामा किरणें की एक महत्वपूर्ण बात यह भी होता है इसकी जो भेदन क्षमता होती है वह सबसे अधिक इसकी भेदन क्षमता होती है, यानी कि 20 मीटर प्लेट को भी जो है यह आसानी वे से छिद्र कर सकती है, यानी कि पार कर सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। जब भी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो ये रोमर के द्वारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, यानी कि प्रकाश की जो चाल है वह सबसे पहले रोमर के द्वारा जो है वह ज्ञात किया गया था। अब प्रकाश की जो चाल की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फैराडे किसका मात्रक होता है वह धारिता का मात्रक फैराडे होता है, याद रखिएगा दोस्तों धारिता का मात्रक फैराडे होता है। वह वेबर किसका मात्रक होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक वेबर होता है, ये भी याद रखिएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उस समय क्या परिवर्तन होता है। 4 ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है तो यह घटने लगती है, यानी कि डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे होंगे आवृत्ति का क्या पूछा जाता है तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ये भी याद रखिएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज में मापते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न से हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार जो है एग्जाम में प्रश्नोत्तर पूछ लिए जाते हैं बार क्वेश्चन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन को आप सही से देख लीजिए। क्या हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो हीरे से कांच में जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन आप सुने होंगे मृग मरीचिका की घटना। तो मृग मरीचिका की जो घटना होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है वह कार्य करती है। एक सुने होंगे ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु, ये भी जो
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है वह कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हीरे से कांच में जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। और बात करें हीरे की क्रांति कोण के बारे में, तो हीरा का जो क्रांति कोण होता है वह 24.4 डिग्री जो है वह हीरा का क्रांति कोण होता है, ये भी याद रखिएगा। तो आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि हम अभी ही बताए हैं कि प्रकाश तंतु जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु का है या ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादातर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है वह प्रकाश तंतु का इंग्लिश होता है। तो प्रकाश तंतु जो है वह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है वह हीरे का अपवर्तनांक भी बता दिए होंगे कि हीरे का अपवर्तनांक जो भी 2.42 बताए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। और हीरे की बात करें या प्रकृति में सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वह हीरे का ही होता है। और प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ भी हीरा ही होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लग रही होंगी तो जरूर ही लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के पास जरूर ही शेयर कीजिएगा। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे इसी प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सौर सेल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ में 9 नंबर प्रश्न आप देखते ही इसका आंसर बता दिए होंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये डायनेमो जो है इसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पे प्रश्न को कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। तो देखिए 1.5 × 10⁻7 के होता है, ठीक है, 10⁻7 के। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका PDF डाउनलोड करके आप जो है कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जो है हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप PDF जरूर ही डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का जो है वह लिंक दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। यहाँ पे दाब का बात किया गया है। तो दाब की बात करें तो दाब का जो मात्रक हो जाएगा वह पास्कल होता है, ठीक है। आपको सभी को मालूम होगा कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। और यहाँ पे सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, तो इसका राइट आंसर भी अब तक आप दे दिए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि परमाणु रिएक्टर आधारित होता है। जब भी दोस्तों देखिए परमाणु रिएक्टर का है या परमाणु बम का है, ये दोनों जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य की जो किरण होता है यानी कि सूर्य के जो प्रकाश होता है या हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम का है या सूर्य के प्रकाश का है, ये दोनों जो है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो है वह आधारित रहता है, यानी कि नाभिकीय संलयन इस पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। तो यहाँ पे 13 प्रश्न भी आप देख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर के बारे में हम डिस्कस किए थे कि परमाणु बम आधारित रहता है, तो ये जाहिर सी बात है नाभिकीय विखंडन पर आधारित रहता है, लेकिन कौन सा, तो ये अनियंत्रित होता है, ठीक है। तो अनियंत्रित ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के बारे में हम लोग भी डिस्कस किए थे कि हाइड्रोजन बम या सूर्य के प्रकाश।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि हाइड्रोजन बम आधारित रहता है, तो हम लोग आंख मूंद कर भी हम लोग बता देंगे कि नाभिकीय संलयन पर आधारित रहता है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, एक संयोजी होते हैं, त्रिसंयोजी, पंच संयोजी या चतुर्थ संयोजी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का बात किया गया है तो ये चतुर्थ संयोजी इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वह होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन का बात किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पॉजिट्रॉन की बात किया जाए तो यह एंडरसन के द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि आपको आंसर बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। कमेंट बॉक्स में आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 कूलम आवेश से बराबर होता है। तो वैसे बात करें आवेश पर जो चार्ज रहता है तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो क्वांटिमीकरण से जो है इसका राइट आंसर होता है, देखिए, एक में अगर 1.6 गुने 10⁻⁻19 से अगर भाग देते हैं तो ये जो दशमलव है यहाँ पे जीरो हो, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से अगर ये अगर ऊपर जाता है तो 10 के पावर माइनस नहीं, ये तो प्लस में हो जाता है, तो 10 के पावर जो है यह प्लस में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 19, अगर 19 में से एक यहाँ पे जीरो लेंगे तो यहाँ पे एक 18 हो जाएगा। और फिर 16 से अगर भाग देते हैं तो ये हो जाता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वांटिमीकरण पढ़े होंगे तो क्यू बराबर होता है एन ई, जो कि इसी सूत्र पर जो है आप बनाएंगे तो इसका राइट आंसर आ जाता है इतना ही। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। आवेश का मात्रा कूलम होता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि प्रतिरोधक का जो मात्रक होता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? तो यहाँ पे किसी तार की जो प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो यह इसकी निर्भर करती है पदार्थ की जो है, पदार्थ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर बताए होंगे। जो भी दोस्तों ओम मीटर इसका मात्रक बताए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। और यहाँ पे 19वां प्रश्न है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 19वां प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल के बराबर होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम लोग बहुत पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि 1 हॉर्स पावर जो है वह कितने वॉट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए कि वाट जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है। यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि शक्ति का मात्रक वाट होता है और 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। जरूर ही इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो मैक संख्या यहाँ पे बताना है। देखिए, मैक संख्या जब भी इसका बात किया जाए तो यह इसका उपयोग किया जाता है विमान में किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट आप सुने होंगे, तो 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। जो भी दोस्त 746 वाट बताए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि एक तार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल या आसत अम्ल? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और H2SO4 इसका सूत्र होता है
इसे जो है अम्लों का भी राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। और जो भी दोस्त लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को जरूर ही लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हों तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ गया होगा कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जब भी दोस्तों स्पष्ट अगर कहेगा न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं अगर अधिकतम की बात किया जाए तो वह अनंत होती है। और वहीं अगर फोकस दूरी का बात किया जाए कि मनुष्य की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो न्यूनतम उसकी फोकस दूरी होती है और 2 सेंटीमीटर होती है। फोकस दूरी का बात किया जाए तो 2 सेंटीमीटर होती है। और न्यूनतम दूरी का है तो 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम का है तो वह अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन बाबा, रदरफोर्ड, वेबर या हाइगेंस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाइगेंस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न के इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जब भी दोस्तों विक्षेपण अगर अधिक का बात किया जाए तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, बैगनी, पीला, नीला या लाल। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आप सही से देख लीजिए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। और सबसे कम किसका विक्षेपण होता है तो वह लाल रंग का होता है, यह भी याद रखेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और कमेंट बॉक्स में आपका एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि जो सिग्नल के रूप में जो किस रंग का उपयोग किया जाता है, नहीं होता सिग्नल के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना का उदाहरण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना का उदाहरण होता है। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे व्यक्तिकरण, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और व्यतिकरण की बात किया जाए, जो चिड़िया का जो रंग होता है, चिड़िया का जो रंग होता है कि कौन सा चिड़िया किस रंग की है, लाल है, पीला है, नीला या हरा है, चिड़िया का जो रंग का जो निर्धारण किया जाता है वह व्यतिकरण के कारण ही संभव हो पाता है कि चिड़िया का रंग कैसा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। व्यतिकरण की खास बात जो है एक पतले प्रिज्म का जो कारण होता है वह व्यतिकरण के कारण ही संभव हो पाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है धूप चश्मे की पावर होती है। देखिए धूप चश्मा का बात किया गया है तो धूप चश्मा का जो पावर होती है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 0 डायोप्टर होती है। और डायोप्टर किसका मात्रक होता है तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर में मापते हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर में मापते हैं, याद रखिएगा, या मीटर इन्वर्स में, ठीक है। मीटर इन्वर्स का है या डायोप्टर व लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता है यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। आगे भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है, क्योंकि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। क्योंकि हम लोग विज्ञान का निचोड़ देख ही रहे हैं तो एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आपसे जो है एक भी प्रश्नोत्तर एग्जाम में नहीं छूटेगा, और विज्ञान सेक्शन से कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धूल कण जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। ये प्रश्नोत्तर शायद हम लोग देखे थे कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का कांच, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, चालन द्वारा, बी किरण द्वारा, परावर्तन द्वारा, संवहन द्वारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी किरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या होता है, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या होता है। देखिए 31 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा एक समान ताप को बनाए रखना ही होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा, लास्ट में जरूर ही कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। वैसे शुद्ध जल की पीएच मान बात के करें तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और यहाँ पे बताना है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 32 का हो जाएगा 212 डिग्री होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितनी होती है, तो केल्विन तापमापी में जो है बर्फ का गलनांक यहाँ पे पूछा गया है। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 273 केल्विन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होती है, इस्पात में होती है, निर्वात में होती है, या जल में होती है, या कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा जो भी दोस्त ये बताना है इस्पात में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यानी कि ठोस का है। इस्पात कह रहा है तो यानी कि ठोस का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, गैस में, वाष्प में, द्रव में। तो हम लोग अभी ही बात किए थे कि ठोस में सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि ध्वनि का प्रभाव जो है वह कान में कितने समय तक रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का वह 1/10 सेकेंड तक ही यह रहता ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।